अस्सलाम वालेकुम सामीन और क़ारीन हादियाई मैगज़ीन के ज़ुमराए गुफ्त शनीद में आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का तारुफ पेश कराने जा रही हूँ जो बहुत ही जानी मानी और हर दिल अजीज़ शख्सियत है। मोहतरमा डॉक्टर ज़रीन हलीम साहिबा, जो एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और साउथ ईस्ट दिल्ली इलाके में वो तकरीबन 26 सालों से अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस इलाके की ख़वातीन की वो सिर्फ मेडिकल हेल्प ही नहीं बल्कि उनकी काउंसलिंग भी करती हैं और सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक से वो अपना कैसे ख्याल रखें, अपनी फिज़िकल फिटनेस पर वो कैसे तवज्जो दें, इस पर भी वो उनकी रहनुमाई करती हैं, काउंसलिंग करती हैं और हर तरह की जो उनको ज़रूरत पेश आती है उनके काम आती हैं। और इसी के साथ साथ वो शेर व शायरी का भी ज़ौक़ रखती हैं। उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान पर उन्हें उबूर हासिल है। करंट इश्यूज़ पर वो अपने ख़यालात का इज़हार भी करती हैं। सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर भी वो एक्टिव हैं। नहायत स्मार्ट और पुरकशिश शख्सियत मोहतरमा ज़रीन हलीम साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं और मैं डॉक्टर फ़ातिमा तनवीर आज उनके साथ गुफ्तगू करूंगी, सवाल जवाब। और मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से और अभी जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके तहत हम ये देख रहे हैं कि शरह पैदाइश की दरों में फर्टिलिटी का जो रेट है वो कम हो रहा है, वो गिर रहा है। और सेंसस की 2011 से लेकर अब तक की जो रिपोर्ट है, 2022 की जो रिपोर्ट आई है 11 मई 2022 की, उसमें NFHS के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जो रिपोर्ट है वो ये है कि आंकड़े जो है गिरकर 2.2 से 2.0 पे आ गए हैं। तो इस ताल्लुक से मैं कुछ सवालात करूंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा सवाल ये है पहला कि हिंदुस्तान में फर्टिलिटी की जो दर है, रेट है, शरह पैदाइश की दर, उसमें गिरावट आई है। तो एक गायनिकोलॉजिस्ट की हैसियत से आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, अब जो है वो ज़माना तो बहुत बदल गया है पहले से। पहले जो है औरतें अपना ख़्याल भी नहीं रखती थीं और पॉपुलेशन को लेके लोग भी इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेके गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है और उसका जो प्रेशर है वो सभी के ऊपर है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका ये रहता है कि भई पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा एक एजुकेशन है जिससे कि ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं बहुत एजुकेटेड हो गई हैं और हाइली एम्बिशियस भी हो गई हैं। तो वो ये कोशिश करती हैं कि हम उतने बच्चों को हम शायद तरबियत नहीं दे सकते उतने अच्छे से। तो वो कहीं न कहीं एक ये भी फैक्टर है। तीसरा ये है कि जो हमारी लाइफ़स्टाइल है आजकल, तो वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है कि इनफर्टिलिटी खुद ही हो गई है। हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो इनफर्टिलिटी खुद ही हो गई है। तो और बाकी जो है बहुत सारा ये भी है कि पेशेंट जो है वो अपने सेहत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उनको लगता ये है कि अगर हम बच्चे इतने हो गए तो हम कैसे पालेंगे, क्या करेंगे, हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है या वो खुद भी घबराने लगी हैं। और पहले के मुकाबले में डाइट का और हमारा जो लाइफ़स्टाइल है उन दोनों का बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। पेशेंट का खुद भी बहुत बड़ा एक अपना वो है कॉज़ कि पेशेंट भी नहीं चाहते हैं कि जो लेडीज़ हैं एक्चुअली वो ये नहीं चाहती कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों और हमारा पूरा टाइम मतलब सिर्फ़ इसी में हम रह जाएँ। वो अपने ऊपर भी और अपनी करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसको प्रेफ़रेंस देने लगी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी कहीं न कहीं जो है लोगों की ख़वातीन खुद भी इस चीज़ को नहीं चाह रही हैं। नहीं आपका चाह ये क्या रही। मानना है? हाँ, दूसरा ही हाँ, मेरा ये काफ़ी। भी सवाल है कि क्या सेहत या कुछ इकोनॉमिकली कंडीशन उनकी ख़राब है या महँगाई है, तालीम का महँगा होना, ये तमाम चीज़ें तो इसमें रुकावट नहीं है? ये भी है इसमें क्योंकि एजुकेशन भी इतनी महँगी हो गई है अब और तालीम देना बच्चों को बहुत एक मुश्किल काम हो गया। तालीम कॉम्पिटिशन इतना टफ़ हो गया है कि यही नहीं है कि सिर्फ़ एजुकेशन ही देना है। अब लोग इतना अवेयर हो गए हैं कि अपने बच्चे पे वो
फोकस करते हैं, उनकी पढ़ाई पे भी उनको बहुत ज़्यादा खुद भी वो ट्यूशन लगाना और साथ में खुद भी मेहनत करना। तो ये सब चीज़ें मिलाकर उनके लिए एक बहुत मुश्किल हो गई है। अगर कम गैप होगा, बच्चे होते रहेंगे तो वो शायद तवज्जो नहीं दे पाएँगी। क्वालिटी ऑफ जो चिल्ड्रन है वो शायद इतनी अच्छी उनको लगता है कि नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारा जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी बहुत बड़ा रोल और दिन-ब-दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। अच्छी एजुकेशन जो है जो लोग देना चाहते हैं और एक आजकल हम लोग के यहाँ ये भी है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स है और हर कोई चाहता है कि हम प्राइवेट में पढ़ाएं, तो प्राइवेट में पढ़ाना सबके लिए इतना मुमकिन नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल में भी फिर भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी जो है वो जो लेडीज हैं, बहुत अच्छी भी बात है कि वो खुद भी बहुत ख्याल रखती हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसको ट्यूशन लगाना है। पहले के जैसा नहीं जो बच्चे खुद पढ़ जाते थे या जिसको इंटरेस्ट है वो आगे भी बढ़ जाते थे या टीचर ध्यान देते थे। एक फैक्टर ये भी है कि स्कूल्स में भी शायद बहुत कुछ है कि वहां पर भी वो बच्चे पे ही सारा वो करते हैं कि आप ही पढ़ो, आप अच्छा रिजल्ट चाहिए, वो जोर देते हैं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा बच्चों के लिए एक बर्डन बन गया है कि वो इतनी ज्यादा बचपन से इतनी ज्यादा पढ़ाई लाद देते हैं कि बच्चा जब परेशान रहता है तो पेरेंट्स को मानी बात है कि उसको ज्यादा ही केयर करनी पड़ती है। वो उनके ऊपर भी इनडायरेक्ट एक प्रेशर वो भी उनके ऊपर होता है। जी, ये सवाल मेरा ये भी है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का हम देख रहे हैं कि चलन ज्यादा बढ़ रहा है। उसके लिए क्या काजेज है, क्या इनफर्टिलिटी जो बढ़ रही है उसमें लाइफ स्टाइल है? आपने अभी बताया भी कि लाइफ स्टाइल का इसमें फर्क है, और दूसरी चीजें या पेन किलर दवाइयां जो लोग ज्यादा ले रहे हैं, स्टेरॉइड वगैरह, ड्रग्स है, या खाने पीने की जो चीजें हैं, फास्ट फूड है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल है, और बहुत सारी हार्मफुल चीजें हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये चीजें जो है इस पर ज्यादा सेहत को नुकसान दे रही हैं और इनफर्टिलिटी बढ़ रही है? आप एक डॉक्टर की हैसियत से बताइए। हाँ, ये जो चीजें आपने गिनाई एक ही उसमें आता है लाइफ स्टाइल में। मोबाइल हो गया या खाना पीना हो गया या रहन सहन हो गया, लाइफ स्टाइल में ही सारा एक में ही आ जाता है। मोबाइल का ये रोल है कि मोबाइल हमको कहीं ना कहीं एक लाइफ स्टाइल सिडेंट्री कर देता है, माने बहुत हम एक्टिव नहीं रह गए, फिजिकल एक्सरसाइज पे हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। लोग एक जगह बैठ के इजिली जो काम उनका हो रहा है वो सब मोबाइल से हो रहा है। तो मानी बात है कि वो जब ज्यादा हिल डुल नहीं रहे हैं, इधर उधर नहीं उनका कुछ हो रहा है, एक ही जगह बैठ के सब, तो वो उनके हार्मोन पे फर्क डाल रहा है। उसकी रेस का मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा फर्क है जितना कि इन लोगों ने उसका मिसयूज किया है। और दूसरी बात ये है कि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे हम लोग के यहाँ 5 वक्त की जो नमाज होती है, जब मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, आजकल एक बीमारी है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वो 50% केसेस में मैंने इनफर्टिलिटी में वही देखा है। हम लोग ये जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उसमें आधे से ज्यादा इसी के ऊपर है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो पीसीओडी जो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है। तो इसका रीजन पूरा ना पूरा कहीं ना कहीं इसी के ऊपर है, लाइफ स्टाइल के ऊपर। टाइम जो है उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया, जो कुदरत ने नियम बनाए हैं उन्होंने उसको कहीं ना कहीं लांग लिया है, अपने हिसाब से करा है, जिसमें कि एक मोबाइल भी आता है कि लेट नाइट जाग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं। तो मेरे पास पेशेंट जब आता है तो इसमें एक ये होता है कि भाई आप 5 वक्त की अगर नमाज कजा ना होने दें तो आप ठीक रहेंगे। आप सुबह उठे तो आप सोना नहीं है कि आप फिर सो गए, आप एक्सरसाइज भी जरूरी है। खान पान के साथ ये है कि क्योंकि इजीली अवेलेबल फूड्स हैं, जो जंक फूड्स हैं वो ज्यादा खा रहे हैं लोग, बनाना भी नहीं पड़ रहा है। जो वर्किंग लेडीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इसका फर्क है, वो वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है, तो मानी बात है कि वो प्रीफर करती हैं, और पैसा भी जिनके पास हो गया है। तो ये बीमारी ज्यादातर वैसे थोड़े से हायर क्लास में ज्यादा होती है, पुअर सेक्शन में थोड़ी कम है, ऊपर वाले में ज्यादा। बहुत अच्छी बातें आपने कही कि अगर 5 वक्त की नमाजों का ख्याल किया जाए, रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, और थोड़ी सी एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, फिर अपने हाथ से तैयार की हुई चीजें, ये सारी जो नेचुरल चीजें थी इससे लोग दूर होते जा रहे हैं। और फिर इसकी वजह से जो है ये लाइफ स्टाइल भी चेंज हुआ है और खाने पीने में तब्दीली आई है। फास्ट फूड के लोग ज्यादा शौकीन होते जा रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि यंग्स में नए शादीशुदा जोड़े हैं और काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो मैं आखिर में आपसे ये पूछूंगी कि आप क्या सजेशन देंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि ये सिजेरियन या सी सेक्शन का बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है चलन,
तो आखिर इसकी वजह क्या है? एक नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती जा रही है। देखिए, इसका वजह एक्चुअली पहले जो डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप को आप कहेंगे कि बहुत कॉर्डियल होते थे, बहुत अच्छे होते थे, फेथ होता था। अभी ये कहीं ना कहीं खो गया है। और अगर दूसरी बात, अगर जरा सा भी कुछ भी ऊंच नीच होती तो पेशेंट जो है वो सू कर देता, वो कोर्ट में चला जाता। फिर डॉक्टर हर कोई, और या तो वो झगड़ा करेगा या वो कुछ डैमेज करेगा। डॉक्टर्स डरते हैं, नंबर वन। वो सोचते हैं हम इतना रिस्क क्यों ले। पहले रिस्क लेते थे लोग, टाइम देते थे, अब टाइम भी नहीं है, टाइम फैक्टर भी हो गया है। अब तो 0.01% भी कोई रिस्क नहीं लेता है। नंबर टू ये है कि डॉक्टर्स को बहुत टाइम, एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमको कई बार तो 6-8 घंटे 24 घंटे भी देखना पड़ जाता है। ठीक है, और फिर इस बीच में क्या होगा, आउटकम क्या होगा। दूसरे इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, जिससे हमको पता लग जाता है कि भाई बच्चे में ये दिक्कत हो सकती है। पहले उतने नहीं थे तो लोग वो रिस्क लेते थे, अब वो सब पता लग गए हैं तो लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। ये भी फैक्टर है। जी, और बहुत एक अच्छी और बात। फैक्टर है जिसमें जी, कुछ लोग ऑप्ट करते हैं, जो हायर सोसाइटी है ना, वो कह के वो कहते हैं कि मुझे सिजेरियन करवाना है, मैं नॉर्मल डिलीवरी के पेन को नहीं बर्दाश्त कर सकती। जी, तो ये भी हाँ, ये भी एक रीजन है। जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। ये सब रीजन है कि जिसकी वजह से ज्यादा सी सेक्शन हो रहा है और ये नॉर्मल डिलीवरी जो है वो कम होती जा रही है, और कम इसकी होती वजह जा से रही चांसेस भी कम हो जाते हैं, फिर बच्चे होने में की तादाद भी कम है। होती है और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये सारी जो बातें अभी हमने की और आपने बहुत ही सारी बातें अच्छी बताई। एक आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या पैगाम रहेगा, ये हादिया के प्लेटफॉर्म से हम अपनी मैगजीन के थ्रू लोगों तक ये इसको पहुंचाना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगी? आपका क्या सजेशन है खवातीन के लिए? किस इनफर्टिलिटी के लिए पर्टिकुलर या इन जनरल? सेहत के ताल्लुक से, फर्टिलिटी के लिए भी, बच्चों की पैदाइश से पहले क्या ख्याल रखें, बाद में क्या ख्याल रखें, कितना गैप रखें और किन किन चीजों का इस्तेमाल करें, खाने पीने में क्या एहतियात करें, एक अच्छी सेहतमंद खातून बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मैं जो सबसे ज्यादा देखती हूँ कि जितनी ख्वातीन है ना, वो ये कहती है मेरे पास वक्त नहीं अपने के लिए। तो मेरा मैसेज यही है, मैं ये कहती हूँ कि आप अपना खुश रहेंगी तभी आपकी फैमिली, आप तंदुरुस्त, आप खुश रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी, तभी आप एनर्जेटिक रहेंगी। और एक अच्छी फैमिली का फाउंडेशन तभी होगा और अच्छे अच्छे क्वालिटी बच्चे निकलेंगे और अच्छा करेंगे आगे चल के। तो मेरा यही रहेगा कि भाई आप अपने ऊपर भी तवज्जो दो, अपने लिए भी टाइमिंग आप फिक्स करो। आप एक कॉर्नर कहीं ना कहीं 24 घंटे में थोड़ा सा अपने लिए रखो, अपनी हॉबी करो, जो भी आपको पसंद है वो। और आप थोड़ा सा जो है अपने बारे में भी सोचो, अपनी खाने पीने के लिए, क्योंकि वो अपने खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं है। हमने 80% लेडीज में देखा है, वो सुबह से उठ गई तो उनका नाश्ता और खाना फिर एक हो जाता है। तो ये फैक्टर है कि वो अपना खुद ही जब नहीं ख्याल रख रही हैं तो मानी बात है, घर वाले भी कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड उनको ले लेते हैं। तो मेरा मैसेज, आप अपने को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने ऊपर ख्याल रखिए, तब आप बहुत अच्छा अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का, अपने पूरे घर का ख्याल रख सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बातें आपकी तरफ से आई हैं और ये मशवरा मैं आपका जो आया है ये हादिया के प्लेटफॉर्म से तमाम खवातीन तक पहुंचे। मैं ये कोशिश करूंगी और चाहूंगी कि खवातीन अपना ख्याल करें, अपने ऊपर तवज्जो दें और बच्चों की जो पैदाइश से पहले क्या क्या प्रिकॉशन उन्हें लेने चाहिए और बाद में क्या लेने चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी एक आधे मिनट में आप बता दें कि क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हाँ, बट एक्चुअली कंसीव करने से पहले उनको मेंटली जरूर प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ, हम जो भी कंसीव हमारा होने जा रहा है, जो बेबी आएगा, दैट बेबी इज मोस्ट वेलकम। ये नहीं कि वो कोई बर्डन है। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर, बच्चे का जो बिहेवियर है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो वो अपने बच्चे को उससे कंसीव होने जब हो जाते हैं उसके बाद उनको एक फॉलिक एसिड होता है, वो जरूर लेना चाहिए। कंसीव होने से प्लान करनी तब से शुरू कर देना चाहिए। डाइट में उनको सारी चीजें खानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते रहना चाहिए जो हेल्दी डाइट है। जंक फूड वगैरह या बहुत ज्यादा चटपटा मिर्चा मसाला बिल्कुल अवॉइड करें। और अच्छी म्यूजिक है या अच्छा कुरान शरीफ है या अच्छी तरीके से एक तरबियत जो वो कर रही है फॉलो, उसको वो उसका भी कहीं ना कहीं असर बच्चे पे होता है। एंजाइटी नहीं
होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए ये कुदरत है, जिसने सबका किया वो हमारा भी करेगी। तो एक जी एंजाइटी है वो प्रेगनेंसी को कहीं ना कहीं बहुत खराब कर देती है। एक जी ये भी है कॉज की बहुत ज्यादा आजकल सिजेरियन हो रहे हैं कि पेशेंट जो है बहुत एंजाइटी में रहता है, यूट्यूब जी देखता रहेगा, उसका जी फेथ कम हो गया, वो बात नहीं सुनेगा, अपने हिसाब से ही चलना चाहता है, खाने पीने का भी बहुत गड़बड़ है, तो ये भी एक कॉज है उसका जी सी सेक्शन का। जी हाँ, सी सेक्शन का भी एक कॉज है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाती है फिर। जी जी और एक्टिव रहे प्रेगनेंसी में, एक्टिव रहे, ना ओवर एक्टिव रहे ना अंडर रहे, वो एक्टिव रहे और इसको बहुत नेचुरल प्रोसेस की तरह से ले। जी। ये है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी तरफ से आई। मेरे जहन में बात और आ रही है, उसको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि जो आजकल शादियां होती हैं तो नौजवान ये चाहते हैं जोड़े कि हम थोड़ा सा देर से कंसीव करें, देर से प्रेगनेंसी हो, थोड़ा एग्जैक्टली। सा हम कुछ अभी प्लान कर रहे हैं, अभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो उस देर में कोई नुकसान तो नहीं हो जाता? जैसे थोड़ा टाइम निकल गया या एज ज्यादा हो गई, तो क्या वो भी रीजन बनता है इनफर्टिलिटी का? बिल्कुल, मैं ये पॉइंट कहने वाली थी जो मैं कहना चाह रही थी, लेकिन बीच में मिस हो गया मेरा कि जो डिले करते हैं बहुत ज्यादा, लेट जी मैरिज कर रहे हैं, वो ज्यादा बच्चे भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जब इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। जी और फिर वो जब मैरिज के बाद भी वो कम से कम 2 साल गैप कर देते हैं, तो ये भी जी एक कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। जी ये जी भी डॉक्टर होता है। साहब, बहुत अच्छी बातें और मशवरे आपके आए, और टू द पॉइंट बात आपने की कम वक्त में। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना इतना शुक्रिया, मसरूफियत शुक्रिया। भरा वक्त निकाल कर हमें ये टाइम दिया। हादिया की तरफ से आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और फिर इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हम फिर मिलते रहें। जजाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।